ये लोग सिर्फ मुसलमानों के प्रति ऐसे नहीं बोलते हैं, अगर उनको मौका मिलता तो किसी दलित सांसद को भी इसी तरीके से अपमानित करते, किसी ओबीसी को भी हरवा चरवा कहते। और ये जहाँ से आए हैं उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। जिस समाज की खरीद बेच वो खरीद फरोख्त करके ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पहुँचे हैं, उस समाज का कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं हो सकती। अगर पार्टी ने समर्थन दिया, इस बिल का समर्थन किया और इस बात को मजबूती से नहीं उठाया कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, पार्टी ने गलत किया है। और नरेंद्र मोदी जी नए ओबीसी बने हैं। 20 साल पहले वो अपर कास्ट थे, फिर अब ओबीसी हो गए हैं। तो नड्डा जी को शायद व्हाट्सएप पे वो मैसेज ज़्यादा पढ़ते होंगे, किताबों का ज्ञान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में ओबीसी सेक्रेटरी के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि सरकार में 90 में से मात्र 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, जिसके जवाब में जेपी नड्डा ने उनसे सवाल भी किया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 70 में से कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सबसे ज़्यादा ओबीसी हितैषी है। ओबीसी प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी चैनल पर। आप लोगों का भी स्वागत है। ये अचानक से कांग्रेस इतना ओबीसी हितैषी कैसे हो गई? अपनी सरकार थी तो जेपी नड्डा कह रहे हैं तब सेक्रेटरी थे ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक धारणाएं खास करके अपर कास्ट नेताओं द्वारा फैलाई गई कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ा विरोधी है। अगर मंडल कमीशन की जिस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी की राजनीति का उभार हुआ और सबसे ज़्यादा बदलाव जिस कमीशन की रिपोर्ट के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ, उस कमीशन की रिपोर्ट के साथ जो नीलम संजीव रेड्डी को पत्र लिखा गया था, पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि अगर इंदिरा गांधी उस कमीशन की पैरोकारी नहीं करती, मदद नहीं करती, तो शायद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि मंडल कमीशन लागू बीपी सिंह जी के समय में हुआ, लेकिन उसकी जो पहली नौकरी थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई। कांग्रेस के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे सीताराम केसरी जी, और सीताराम केसरी ने मंडल कमीशन की पहली जो है नौकरी उनके शासनकाल में मिली। हमारे जैसे नौजवान जो कैंपसों में राजनीति किए, कैंपसों में लड़े भिड़े, वो भी ऐसे पूरा हो पाया कि अर्जुन सिंह के शासनकाल में शैक्षिक संस्थानों में जो है वो ओबीसी को आरक्षण मिला। तो खास करके अपर कास्ट नेताओं द्वारा, वो हर पार्टी में थे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा के थे, वो कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में थे, बसपा में थे, सारे लोगों ने ये बात फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी जो है वो बैकवर्डों की विरोधी है। रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि उनके में मंत्री इतने हैं, यहाँ तक कि मैंने सुना कि वो बोल दी कि ये पहले ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो नड्डा जी को शायद व्हाट्सएप पे वो मैसेज ज़्यादा पढ़ते होंगे, किताबों का ज्ञान नहीं होगा। इसके पहले गौड़ा साहब जो है ओबीसी प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर भारत के पिछड़ों के नेता थे और सब लोग जानते हैं कि पिछड़ों के नेता थे और जाट समाज से आते थे, वो भी प्रधानमंत्री थे। तो चूँकि मामला ये है कि नरेंद्र मोदी जी नए ओबीसी बने हैं। 20 साल पहले वो अपर कास्ट थे, फिर अब ओबीसी हो गए हैं, तो इसलिए शायद नड्डा साहब उनको बोल रहे हैं कि ये ओबीसी पहले प्रधानमंत्री। दूसरी बात जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि इतने मंत्री हैं, इतने, भाई मंत्री आपके इतने हैं तो आप जातिगत जनगणना करा दो, क्यों नहीं करा रहे हो? आप ओबीसी के सवालों पे पीछे क्यों हट रहे हो? ओबीसी पे जो बजट है उसमें लगातार कटौती, जो ओबीसी की छात्रवृत्तियाँ आती हैं, वैसे तो कोई बजट नहीं है, छात्रवृत्तियाँ हैं। आप देख लो, किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, किसी आप सामान्य बच्चे से पूछो कि आपकी छात्रवृत्ति आई, बोले हाँ आई। ओबीसी है, नहीं आई होगी पक्का। तो इस तरीके का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और तो और उत्तर प्रदेश में आप देखो कि पिछले 10 सालों में कितने इनकाउंटर हुए और इन इनकाउंटरों में कौन मारा गया है, इन इनकाउंटरों में किस समाज के लोग मारे गए हैं। क्या वो ओबीसी समाज के नहीं? पिछले
5 सालों का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं, आजमगढ़ से लेके जो है गाज़ियाबाद तक किन जातियों के लोग फर्जी इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो ये बहुत सोची समझी साजिश है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को बता रही है कि हम ओबीसी हितैषी हैं, ओबीसी हितैषी हैं। वो कुछ चेहरे जिनको जो नेता खुद को दूसरे को लोडर बताते थे, वही नेता आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पालकी ढो रहे हैं, और कुछ लोग हैं, कुछ इलाके में आधार हैं, तो वो बता रहे हैं कि हम ओबीसी हितैषी हैं। सर, अभी महिला आरक्षण बिल आया तो आप लोगों ने दोनों बात कह दी, एक तो बिल का समर्थन भी कर दिया, फिर कहते रहे कि ओबीसी का इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, एससी एसटी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी समर्थन तो किया ही, तो उसका मतलब क्या रहा फिर? देखिए, हम लोग जब राहुल गांधी के सामने पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो हमने एक बात बहुत साफ साफ बोली थी कि जो बात होगी, जैसे हम अब बोलते हैं, पार्टी के अंदर रख के बोलेंगे। अगर पार्टी ने समर्थन दिया, इस बिल का समर्थन किया, और इस बात को मजबूती से नहीं उठाया कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, पार्टी ने गलत किया है। ये गलत स्टैंड पार्टी का था। पार्टी को वोट देने के पहले इसके लिए एक संशोधन बिल लाना चाहिए था कि आप ओबीसी के 33% आबादी में से ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। हम पार्टी के अंदर इस बात को उठाएंगे और चाहेंगे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, हम संशोधन बिल लाएंगे और 33% में से ओबीसी महिलाओं को उनका आरक्षण मुकम्मल पूरा कराने की शर्त को मजबूती से रखेंगे और कहेंगे कि इसको पूरा करिए। जेपी नड्डा लगातार वो जो आरोप सेक्रेटरी वाला राहुल जी ने लगाया कि 90 में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं मात्र सरकार में, तो जेपी नड्डा ने याद दिलाते हुए राहुल गांधी जी को बताया कि 2004 में कितने थे सवाल पूछा है। देखिए, इसके पहले जो आप सवाल पूछे उसको मैंने बिना लाग लपेट का उसका जवाब दिया। वो 2004 में तो पूछ रहे हैं ना। ताकत इसलिए आती है क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर जेपी नड्डा जी सुने होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस ने गलती की है, माफ़ी मांग रहे हैं। तो जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किए, अब नहीं है तो अब माफ़ी मांग रहे हैं। देखो, समय समय की बात है। एक समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे फैसले गलत लिए होंगे, तो पार्टियों का चरित्र तो बदलता रहता है। अगर राहुल गांधी आज के डेट में किसानों के सवाल को उठा रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। हर आदमी को, अगर उसने कोई राजनीतिक गलती की है तो उसको सही करने का उसको मौका तो मिलना चाहिए। आज सदन में रमेश बिधूड़ी का बयान बहुत वायरल हो रहा है, दानिश अली को काफ़ी कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ये लोग जहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं वहाँ सिर्फ नफ़रत फैलाई जाती है, नफ़रत की बातें सिखाई जाती हैं। सिर्फ इनको बताया जाता है कि वो एक मुसलमान के प्रति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दानिश अली को उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बात कही जो शायद बंद कमरे में भी कोई किसी को नहीं कह सकता है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों के प्रति ऐसे नहीं बोलते हैं, अगर उनको मौका मिलता तो किसी दलित सांसद को भी इसी तरीके से अपमानित करते, किसी ओबीसी को भी हरवा चरवा कहते। और ये जहाँ से आए हैं उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। एक दौर में जहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं वहाँ ओबीसी नेताओं को बोला जाता था कि फलाने यादव आप लाठी ले लो, जाओ भैंस चराओ, ठीक ना। ये तो इनकी ट्रेनिंग ऐसे जगह से हुई है। तो वो एक मुसलमान को बोल रहे हैं, कल ओबीसी समाज को बोलेंगे, परसों दलित को गाली देंगे। हम सारे लोगों को, खास करके जो लोग दलित पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को दबाव डालना चाहिए, माफ़ी मंगवाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे इस पे कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान सांसद को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और माइनॉरिटी विरोधी बता रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के साथ से भाजपा में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी गाली और इतना भला बुरा कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल रखा कि उनको दोबारा शामिल कर लिया अपने साथ। देखो, शामिल कर लिया है ये अलग बात है। वो ओम प्रकाश राजभर जी का क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने उनको संघर्ष करते देखा है। लेकिन जिस तरीके से वैचारिक पतन हुआ है, मुझे तकलीफ़ होती है कि वो हमारे समाज के नेता रहे हैं, उनके प्रति जो है
लाखों लोगों की एक तरीके की फॉलोइंग है, लोग इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपने ज़मीर को लगातार बेच रहे हैं, तो आप ज़मीर बेचकर भारतीय जनता पार्टी में अगर चले जाएंगे, अगर आपको स्टूल पे ये तो भाजपा का बड़ा दिल है ना। नहीं, आपको स्टूल पे नहीं सोफे पे बैठा है, ये बड़ा दिल नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जी को, बेटे को हो सकता है वो पार्लियामेंट लड़ा दें, ओम प्रकाश जी को हो सकता है वो मंत्री बना दें, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? जिस समाज की खरीद फरोख्त करके ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पहुँचे हैं, उस समाज का कभी भी भारतीय जनता पार्टी हितैषी नहीं हो सकती। महिला आरक्षण बिल पे तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस पे ओबीसी आरक्षण की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं, जितने मंत्री ओबीसी हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, धर्मेंद्र प्रधान, किसी ने भी महिला आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी को लेकर कोई बात कही नहीं। इनके मुँह में जबान नहीं, बोल नहीं पाते हैं लोग, ये लोग सड़कों पर लड़ नहीं पाते हैं। ओबीसी की स्थिति उत्तर प्रदेश में शायद जो सबसे हाशिए का समाज है उससे भी बदतर है। मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूँ क्योंकि अगर 10 दिन का आप अखबार उठा के देखिए, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, लोग मारे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी वहीं मिर्ज़ापुर की हैं, बगल में सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये लोग बोलते नहीं, ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और बताते हैं कि हम आपके समाज के हैं, और समाज से हम लोग अपील करना चाहते हैं, और हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोग जब चुनाव में आएँ तो उनके लिए लाठी तैयार रखें। जो मेरा आखिरी सवाल है, 2024 से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए जो छवि है वो ये है कि ये सवर्णों की पार्टी है, आप कैसे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को समझाने में कामयाब होंगे 2024 से पहले कि हम ओबीसी एससी एसटी की बात करेंगे? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे क्रांतिकारी नारा है, सबसे क्रांतिकारी नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो जितनी आबादी जिसकी है उसके अनुपात में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और ये बात हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं। वो कर्नाटका चुनाव में जब बोले तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि चुनावी जुमला था, फिर उसको और जगहों पे बोला गया तो लोग बोले कि ओबीसी का वोट लेना है। लेकिन जब संगठन में बात बोली गई, जब संगठन में रायपुर के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बात का प्रस्ताव पारित करती है कि जातिगत जनगणना कराएगी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएगी। तमाम ओबीसी के पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। उत्तर भारत में क्या पूरे देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप आरक्षण का कैप हटाओ, ओबीसी का आरक्षण उसकी जाति के अनुपात में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खास करके हम लोग जाति जनगणना को लेकर और ओबीसी आरक्षण को लेके एक लंबा जो है ज़मीन तैयार कर रहे हैं। पूरे 18 मंडल पे हमने अपनी पार्टी के लोगों को जो ओबीसी समाज की राजनीति करते हैं उनको इकट्ठा किया और एक मंडलीय सम्मेलन हमने पूरा किया है। इसके बाद हम जिला स्तरीय सम्मेलन करेंगे। जैसे ही जिला स्तरीय 1 महीने में सम्मेलन खत्म होगा, हम आगे जो एक बड़े आंदोलन की शक्ल में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जाति जनगणना कराने और ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। हो सकता है हम एक लंबी पदयात्रा करें इसको लेकर। तो 2024 से पहले सभी कदमों को इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो चुनाव के लिए किस तरीके से कारगर होंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, सभी दल मिलके एक साथ चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। महिला आरक्षण उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, उसमें ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी लोगों ने इस पर बातचीत भी करी, हालांकि समर्थन किया सभी लोगों ने इस बिल का। और जिस तरीके से सवाल राहुल गांधी ने सेक्रेटरी के कितने ओबीसी हैं उस पर सवाल उठाए, और जो भी सवाल जवाब हुआ तमाम मुद्दों पर बातचीत हमने अनिल जी से करी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि कांग्रेस कितना इसमें सफल हो पाएगी? क्योंकि बीते दिनों से अगर हम बात करें तो कई मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, उसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं कि कांग्रेस कितना इसमें सफल हो पाएगी आगे आने वाले चुनाव में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ को लेके? फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।